नमस्कार, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि हम लगातार मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर आते रहें। आज हम क्लास 10th के लिए यूनिट 2 लेकर आए हैं, एसिड बेस और साल्ट, अर्थात अम्ल, क्षारक और लवण। तो इस अम्ल, क्षारक और लवण पाठ में, जो कि बहुत ही बेसिक टाइप का एक पाठ है, और आप लोग ये भी जानते होंगे कि रसायन विज्ञान में जितने भी यौगिक हम पढ़ते हैं उन यौगिकों में या तो कोई पदार्थ अम्ल होता है या प्रायः क्षार होता है और अन्यथा वो लवण होता है। यानी हम 3 कैटेगरी के पदार्थों को ही प्रायः पढ़ते हैं। तो ये अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं? अगर इनकी हम साधारण परिभाषा की बात करें या एक साधारण पहचान की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एसिड जो होते हैं इनकी साधारण जो पहचान होती है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, यानी इनका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। तो अम्ल प्रायः खट्टे स्वाद वाले होते हैं। और अगर बेस की बात करें तो बेस जो होते हैं ये इनका जो स्वाद होता है ये कड़वा या फिर कसैला होता है। कसैला का मतलब होता है कि इसमें हमारा जो मुंह वगैरह, यानी अंदर जो भी हमारे मुंह का जो मुखगुआ का जो भाग होता है उसमें अजीब सी एक चिपक जैसी, यानी अजीब जैसा फील करने लगते हो कड़वे के साथ साथ। और साल्ट के स्वाद को सभी लोग जानते हैं और स्वाद प्रायः जो साल्ट होते हैं इनका स्वाद प्रायः नमकीन होता है, नमकीन होता है। तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और बेस जो होते हैं यानी क्षारक जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, और साल्ट जो है ये प्रायः नमकीन स्वाद वाले होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके और साधारण परीक्षण की बात करें तो इनके परीक्षण के लिए एक लिटमस टेस्ट का भी प्रयोग होता है। लिटमस नाम का एक पिगमेंट है, यानी एक कलर होता है जो एक थैलोफिटी प्लांट, यानी जो थैलोफाइटा ग्रुप के पौधे होते हैं उनमें एक पौधा होता है लाइकेन, एक वैरायटी है पूरी लाइकेन नाम की। और लाइकेन जो होते हैं इनका एक अन्य नाम सहबाक भी होता है, क्योंकि ये शैवाल और कवक के संयोजन से बनते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कवक और शैवाल दोनों ही दिखाई देते हैं। तो रॉचेला नाम का एक लाइकेन होता है जिससे लिटमस प्राप्त किया जाता है। और 2 तरह का लिटमस हम अम्ल और क्षारकों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जो एसिड होते हैं, एसिड, अगर कोई पदार्थ एसिड है, आप परीक्षण कर रहे हैं कोई पदार्थ एसिड है या अम्ल है, तो अम्ल जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी वो नीले लिटमस को लाल कर देता। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं
और अगर हम बेस की बात करें तो जो बेस होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो बेस लाल लिटमस को नीला करते हैं और एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये टेस्ट जो है वो लिटमस पेपर की सहायता से किया जाता है, जो कि आमतौर पर स्कूल की प्रयोगशाला में आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें दो महत्वपूर्ण बातें और होती हैं। सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि अम्लों का अम्लीय व्यवहार केवल जलीय माध्यम में ही प्रकट होता है। अम्लों का अम्लीय व्यवहार जलीय माध्यम में ही प्रकट होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ प्रयोग करें या अपने भोजन में कोई भी पदार्थ जब हम प्रयोग करते हैं या खाते हैं तो उसका स्वाद, क्योंकि हमारे मुख में जीभ जो है वो स्वाद ग्राही का कार्य करता है, यानी उसके द्वारा स्वाद ग्रहण होता है किसी भी पदार्थ का। तो जीभ जो है वो स्वाद को तभी ग्रहण करती है जब फूड हमारे अंदर हमारी जीभ पर लिक्विफाई होके, यानी कुछ तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में लुगदी के साथ या पानी के साथ मिलकर ही हमें स्वाद की फीलिंग कराता है। यदि कोई ठोस पदार्थ वो खट्टा है या मीठा है या नमकीन है या कड़वा है या कसैला है, ये सारी चीजें हम तभी फील कर पाते हैं जब वो वाटर डिजॉल्व होती है, यानी कि जलीय विलयन के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो अम्लों का जो अम्लीय व्यवहार है वो जलीय विलयन में ही प्रकट होता है या दिखाई देता है। और दूसरी बात हम ये करते हैं कि यहां पर जो वर्ड आता है बेस, और बेस की जो हिंदी होती है वो होती है क्षारक। बेस को हम क्षारक कहते हैं। और अगर बेस को जल में मिला दिया जाए, यानी बेस प्लस वाटर, अर्थात जब हम क्षारक को जल में घोल लेते हैं या जल के साथ मिला लेते हैं तो जो बनने वाला विलयन है, यानी बेस को जब जल में मिलाएंगे तो एक विलयन बन जाएगा और उस विलयन को हम एल्कली कहते हैं। एल्कली कहते हैं और इसी के लिए हम क्षार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि क्षारकों का जलीय विलयन क्षार होता है। क्षारकों का जलीय विलयन क्षार होता है। तो यहां पर आप क्षारक और क्षार में अंतर को समझ सकते हैं। क्षारक जो है वो एक पदार्थ की निर्जल अवस्था है। अगर उसका हम जल में विलयन बना लेते हैं किसी क्षारक का, तो उस जलीय विलयन को अब एल्कली कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त अम्ल और क्षारकों के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं या अनेक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम अम्ल और क्षार को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी उनको हम परिभाषित कर सकते हैं अथवा उनकी हम पहचान कर सकते हैं। तो अम्ल और क्षारकों के संबंध में सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट दी थी वो दी थी आर्हीनियस की संकल्पना। आर्हीनियस की संकल्पना। तो अम्ल और क्षारकों के संबंध में सबसे जो प्राथमिक संकल्पना है, यानी सबसे पुराना जो कॉन्सेप्ट है वो आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट का है। इन्होंने बताया था
सबसे पहले बात करें अम्ल की, तो इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। तो अम्ल वे होते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन देते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया था बेस के बारे में। बेस क्या होते हैं? तो बेस जो है जब जल में डिजॉल्व किए जाते हैं तो ये जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं। तो इस परिभाषा को आप समझ सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं और क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। लेकिन इस परिभाषा की सहायता से हम केवल उन्हीं अम्लों और क्षारकों को डिटेक्ट कर पाते हैं, यानी कि उनको हम अलग कर पाते हैं या पहचान कर पाते हैं जिनमें H+ और OH- यानी OH- आयन मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर कुछ अम्लों की बात कर लें, तो जैसे इधर देखिए आप कि HCl, HNO3, H3PO4, ये सभी अम्ल हैं। ये सभी इसलिए अम्ल हैं क्योंकि यहां पर भी एक H+ मौजूद है। अगर इसको आप तोड़ोगे तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। इसी प्रकार से HNO3 भी एक अम्ल है, इसे भी जब आप तोड़ोगे तो H+ और NO3- में टूटेगा। ऐसे ही अगर यहां पर हम देखें तो इसका अगर वियोजन करेंगे तो इसमें 3H+ बनेंगे, यानी 3H+ के बनेंगे और PO4 ट्रिपल नेगेटिव उसमें बन जाएगा। तो यहां पर ये तीनों पदार्थ जो हमने लिखे हैं ये सभी H+ आयन देते हैं जब इनको जल में घोला जाता है। इसी प्रकार अगर हम बेस की बात करें तो बेस कौन से होते हैं? जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। और जब ये OH- आयन देते हैं तो चूंकि इनके पास OH- होना जरूरी है, जैसे मान लीजिए NaOH, और यहां लिख सकते हैं KOH, CaOH होल ट्वाइस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि NaOH इसमें एक OH आयन है, KOH में भी एक OH आयन है, CaOH का होल ट्वाइस इसमें 2 OH- आयन है। तो इस प्रकार से ये सभी पदार्थ अम्ल हैं और ये सभी पदार्थ क्षार हैं। लेकिन ये परिभाषा सभी अम्लों और क्षारकों को डिफाइन नहीं करती है, यानी सभी के बारे में ये क्लियर नहीं कर पाती है, क्योंकि कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनमें H+ नहीं होता है और कुछ क्षारक भी ऐसे होते हैं जिनमें OH- आयन नहीं होता है। तो वहां पर हम किस तरीके से उन अम्ल क्षारकों को परिभाषित करते हैं, इसके लिए इस परिभाषा में ब्रॉस्टेड और लॉरी नाम के वैज्ञानिकों द्वारा संशोधन किया गया और एक नई कॉन्सेप्ट अम्ल और क्षार के संबंध में दी गई। तो अब हम बात करते हैं ब्रॉस्टेड और लॉरी संकल्पना की। दूसरी कॉन्सेप्ट है ब्रॉस्टेड और लॉरी की संकल्पना, अर्थात हम इसको कह सकते हैं ब्रॉस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट को इसके लिए हम एक चीज और बोलते हैं, प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट।
प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट, या फिर इसको हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। देखिए ब्रोंस्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल यानी कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, और बेस वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन को ग्रहण करती है, जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं। अर्थात अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, और क्षारक वे पदार्थ हैं जो H+ आयन को ग्रहण करते हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा में केवल H+ अर्थात प्रोटॉन का प्रयोग किया है, इसीलिए इस संकल्पना को या इस कॉन्सेप्ट को प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। H+ को प्रोटॉन इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी प्रोटॉन के तुल्य माना जाता है, क्योंकि H+ जो है वो केवल एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की अगर संरचना देखें तो यहां पर एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो है वो 0 होता है, यानी कि नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और बाहर की साइड एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब H+ के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद केवल एक प्रोटॉन ही शेष बचता है। इसीलिए H+ को प्रोटॉन के बराबर या प्रोटॉन के तुल्य माना जाता है। चूंकि इस कॉन्सेप्ट में केवल H+ अर्थात प्रोटॉन का उपयोग किया गया है, इसीलिए इसे प्रोटॉन संकल्पना कहते हैं। अब इस संकल्पना में या इस कॉन्सेप्ट में एक चीज और आती है, और वो है अम्ल क्षारक युग्म। अम्ल क्षारक युग्म या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो यहां हम बात करेंगे अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अम्ल और क्षारकों के ऐसे जोड़े होते हैं या ऐसे पेयर होते हैं जिनके बीच केवल H+ का डिफरेंस होता है। अम्ल और क्षारकों के ऐसे जोड़े जिनके बीच केवल H+ का डिफरेंस होता है या H+ का अंतर होता है, तो उन्हें हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं या संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल जैसे HCl और यहां हमने लिखा है Cl नेगेटिव। HCl है, Cl नेगेटिव है। इसके बाद NH4+ हो गया, NH3 हो गया। इसके बाद यहां पर NO3 हो गया और यहां पर NO3 नेगेटिव हो गया। ठीक, अब हम यहां देख सकते हैं कि HCl और Cl के बीच डिफरेंस कितना है।
तो हम यहाँ पर डिफरेंस को लिख लेते हैं। डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, H पॉजिटिव का। यहाँ डिफरेंस इनके बीच कितना आ रहा है, H पॉजिटिव का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, H पॉजिटिव का। तो इस तरह से अम्ल और क्षारकों के ऐसे जोड़े जिनके बीच H पॉजिटिव का अंतर होता है संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहलाते हैं। अगर इस पेयर में हम बात करें तो देखिए यहां पर H प्लस है तो इसके लिए हम एसिड कह सकते हैं, यहां इसे हम एसिड कह सकते हैं, यहां इसमें भी हम इसको भी एसिड कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो एक H पॉजिटिव ज्यादा है और यहां पर एक H पॉजिटिव कम है। H पॉजिटिव का अंतर हमें दिख रहा है तो इसकी कैटेगरी हो जाएगी बेस, इसकी कैटेगरी हो जाएगी बेस और इसकी भी कैटेगरी हो जाएगी बेस। तो ये अम्ल और क्षारकों के ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच केवल H पॉजिटिव का अंतर है, यानी HCl से अगर एक पॉजिटिव आयन को हम निष्कासित कर दें तो Cl नेगेटिव आयन बन जाता है। ऐसे ही NH4 पॉजिटिव से अगर एक H को निकाल दें तो NH3 प्राप्त हो जाता है। NO3 से अगर एक H पॉजिटिव को निकाल दें तो NO3 नेगेटिव रेडिकल हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम अम्ल क्षारकों की ही एक अन्य कॉन्सेप्ट की बात करें, यद्यपि आपकी बुक में मुझे ध्यान है कि शायद नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तो एक कॉन्सेप्ट इसकी और आती है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर लुईस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो नंबर 3 जो है इसको हम बोलते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट या लुई संकल्पना, लुईस कॉन्सेप्ट या लुई संकल्पना। लुई संकल्पना को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संकल्पना उन अम्ल और क्षारकों को भी डिफाइन करती है जिनमें ना तो H पॉजिटिव होता है और ना ही OH निगेटिव होता है। यानी इस कैटेगरी में ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जिनमें अतिरिक्त H पॉजिटिव भी नहीं होता है और OH नेगेटिव भी नहीं होता है, यानी जो जल में घुलने पर ना H पॉजिटिव देते हैं और ना ही OH नेगेटिव देते हैं, फिर भी उनमें अम्ल और क्षारकों के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ऐसी कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा स्पष्ट की जाती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। तो देखिए लुई संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। और अगर बेस की बात करें तो बेस वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन
युग्म जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और क्षारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। चूंकि यह परिभाषा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन युग्मों के आदान प्रदान पर आधारित है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लुई के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। अम्ल में आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने का मतलब ये हुआ कि अम्लों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी जिन पदार्थों के पास बंध बनाने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या वो किसी कंडीशन में अपना अष्टक पूरा नहीं कर रहे होते हैं, तो अष्टक पूरा ना होने की स्थिति में उनके लिए हम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन न्यून अणु या धनायन कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेंगे और ऐसे यौगिक जो है वो अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। और दूसरे जो होते हैं बेस जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, तो जिनके पास बंध बनाने के अतिरिक्त अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो ऐसे पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग करके बेस के समान यानी क्षारकों के समान लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो AlCl3 NH3 NO और इसमें हम लिख सकते हैं Cl पॉजिटिव ले लिया हमने एक। तो यहां अगर इसको हम देखें AlCl3 अगर इसकी स्ट्रक्चर हम बनाएं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहां हमने 3 Cl यहां पर दिखा दिए हैं। इन Cl में अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम के संयोजी कोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 बंध बनाकर के अपने संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करता है। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े की अभी भी कमी मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन का जब इसके पास एक जोड़ा कम है तो ये इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को अडॉप्ट कर सकता है। क्योंकि एक जोड़े को जब ये ग्रहण करेगा तो ये किसकी कैटेगरी शो करेगा, ये अम्लों की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है। अगर हम यहां पर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वो साझा कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, तो वहां से उसे मिल जाते हैं। कुल मिलाकर नाइट्रोजन का अष्टक यहां पर पूरा हो रहा है, लेकिन बंध बनाने में उसके केवल 3 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं। तो बंध बनाने में जब केवल 3 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है वो अतिरिक्त बचा हुआ है। ये किसी को भी डोनेट करने की क्षमता रखता है, यानी उसे देने की क्षमता रखता है, तो ये एक बेस के समान व्यवहार करेगा। अब हम बात करते हैं Cl पॉजिटिव की। Cl पॉजिटिव का मतलब होता है क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं और इस पर लगा हुआ प्लस का चिन्ह दर्शाता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता है, तो -1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसे भी इलेक्ट्रॉन के एक पेयर की यानी इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े की जरूरत है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये भी लुई अम्लों की तरह व्यवहार करेगा। इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही। अगले एक नए लेक्चर के साथ मैं आपको एसिड और बेस
अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।